हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में तुगलक वंश पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश हमने ख़त्म किया था। ठीक है, और ये हमारा तीसरा वंश है दिल्ली सल्तनत में। ये हमारा तीसरा वंश है तुगलक वंश। इसके बाद हमारा क्या रहेगा, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, तो हमारा पूरा कंप्लीट जो है दिल्ली सल्तनत वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते भी हैं और ढंग से ये लिखा भी देते हैं। ठीक है, ये जो हम इतना ढेर सारा लिखते हैं, लिखने का कोई मतलब नहीं है, बस आप नोट्स बना लो खुद से, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखने बैठोगे ना तो बहुत टाइम आपका जाएगा। इसलिए बेहतर है कि एक क्लास आप पढ़ो, उसकी नोट्स आप खुद से बनाओ। ठीक है, खुद से जो बातें आप खुद से जो नोट्स बनाते हो ना, वो रिवीजन के लिए बहुत बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप बार बार वीडियो देखोगे तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम क्लास को करेंगे स्टार्ट। अगर इसके पहले की क्लास आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम तुगलक वंश। ये आपका तुगलक वंश ये दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चला था। 1320 से 1414 तक चला था। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत है, तुगलक वंश है। ठीक है, इसके पहले की क्लास आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप नोट्स बना लो। देखिए, तुगलक वंश, तुगलक वंश आपका कब से कब तक चला था। देखिए, अगर इसके पहले की क्लास आप देखे रहेंगे तब आपको देखिए जो सन वगैरह है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसी से चीज़ें रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं, है ना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं है, बारिश बहुत हो रही है। तो देखिए, 1320 से 1414 तक आपका तुगलक वंश चला। ठीक है, तुगलक, इसके पहले वाली क्लास अगर आप देखे होंगे तब आपको ये सारी चीज़ें हमने पूरा बताया हुआ है। तो तुगलक वंश में देखिए 5 आएंगे आपके, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर सन 1320 से लेकर सन 1414 तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक जो है वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, यह वंश दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक वर्षों तक शासन करने वाला वंश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम हमने आपको ये भी बताया हुआ था कैसे आपको याद करना है कि कौन सा वंश किसके बाद आएगा, है ना। गुलाब खिले तो सांस लो, तो गाफार हमने गुलाम वंश पढ़ा, ताफार हमने तो गुलाब खिले, खाफार खिलजी भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम ता पढ़ रहे हैं, ता तुगलक वंश, सांस लो, सैयद और लोधी हम बाद में पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन चला ये भी हमने आपको बताया था, तुगलक सखी, है ना। तुगलक सखी से सबसे कम टाइम तक कौन चला, सबसे कम टाइम तक आपका खिलजी वंश चला। ठीक है, सबसे लास्ट में जो है, उसके बाद सैयद चला। का तो कोई है नहीं वंश, तो इसलिए का को हम नहीं लेंगे, है ना, का से तो कोई वंश है नहीं। उसके बाद लोधी वंश चला, गुलाम वंश चला और सबसे ज़्यादा टाइम तक आपका तुगलक वंश चला है। ठीक है, तो क्लास को करेंगे हम स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक को। ठीक है, ये तुगलक वंश के तुगलक वंश में इतने लोग आएंगे। ठीक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक आपके 1320 से 1325 तक चलेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक चलेंगे। और फिरोज शाह तुगलक आएंगे आपके, ये 1351 से 1388 तक चलेंगे। नुसरत शाह आएंगे 1395 से 1398 चलेंगे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो है ये 1399 से आपका 1414 तक ये लास्ट चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसके पहले जो है खिलजी वंश पढ़ा था, तो खिलजी वंश में लास्ट टाइम कौन था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे, है ना। तो उनकी हत्या कौन किया था, गाजी मलिक। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक भी कहा जाता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। ये देखिए, अब यहाँ आपको समझ में आएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक जो थे, ये आपने इसके पहले वाला वंश पढ़ा होगा, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में लास्ट टाइम कौन था, मुबारक शाह खिलजी थे। तो मुबारक शाह खिलजी की गयासुद्दीन गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। उसके बाद नेक्स्ट में कौन बन जाएंगे, ये उसी वंश में चाहते तो अपना नाम करते, लेकिन इन्होंने क्या किया, वंश ही अलग कर लिया। खिलजी वंश से तुगलक वंश, अपना वंश ही अलग कर लिया, क्योंकि ज़्यादा नाम कमाने के लिए। ठीक है,
तो गयासुद्दीन तुगलक जो है वो अपना वंश भी अलग कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ नया वंश जो है एक बनता है आपका तुगलक वंश, क्योंकि इनका नाम ही गयासुद्दीन तुगलक है, तो यहाँ से तुगलक वंश आपका बनता है। और गयासुद्दीन तुगलक आपके कब से कब तक रहेंगे? 1320 से 1325 तक, ठीक है, 5 वर्ष। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, ठीक है, ये आपके गयासुद्दीन तुगलक हैं। गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था, इन्हें गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक आए क्वेश्चन या गाजी मलिक आया, दोनों इनका ही नाम है, ठीक है। इन्होंने पहली बार जो है वो सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। इन्होंने नहर का निर्माण करवाया। इन नहरों पर निर्माण करवाने वाले ये पहले शासक थे, नहर का निर्माण करने वाले ये पहले शासक थे, ठीक है। और दिल्ली में आपने सुना होगा, अगर आप दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में एक है तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद जो है इन्होंने ही शहर बसाया हुआ था अपने नाम से, गयासुद्दीन तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद से आपको बस स्टॉप भी शायद मिल जाएगा, मेट्रो स्टेशन है ऐसे, ठीक है। तो ये दिल्ली में है, दिल्ली बहुत बड़ी है आपकी, तो अभी भी है तुगलकाबाद। तो उसका नाम किसने दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने ही दिया था। ये सारी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो। ये देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर बसाया है, ठीक है। और देखिए निजामुद्दीन, इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया था, ये जो है ज़्यादा फैशन वगैरह में नहीं रहते थे, बस नॉर्मल से इंसान थे। 5 वर्ष इनका शासनकाल चला था, ठीक है। तो इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, इन्होंने तुगलकाबाद बसाया, और उसके बाद इन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने, क्योंकि देखिए ये जो है बंगाल से वापस आ रहे थे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मृत्यु से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था। जब ये लौट रहे थे तो रास्ते में देखिए अफगानपुर के लकड़ी के महल को गयासुद्दीन, जब ये बंगाल से लौट रहे थे तो वहाँ एक महल था, और उसका महल जो है इनका पुत्र जौना खान ने बनवाया हुआ था, तो उसी में ये आराम कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, घर जो है लकड़ी का घर वो गिर जाता है और दब कर इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पढ़ा होगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या, वो घोड़े के चौगान पोलो खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये जो है ये घर में दब कर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये जो महल में आराम कर रहे थे, तो इन्होंने अपने सेनापति से कहा कि निजामुद्दीन औलिया से जाकर कहो, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया के पास बहुत सारी ज़मीन थी। निजामुद्दीन औलिया के पहले एक बार, इसके पहले आपने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा होगा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी निजामुद्दीन से ज़मीन मांगने गए थे, तो निजामुद्दीन ने क्या कहा था कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं ना, तो बहुत सारे लोगों ने इनको मना किया था कि आप धार्मिक मामलों में मत पढ़ो। तो इसी वजह से, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया जो है वो धार्मिक चीज़ों से ज़्यादा मतलब रखते थे, इधर उधर का नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने भी जो है निजामुद्दीन औलिया से तो कहा था, तो निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें कहा कि निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। दिल्ली अभी बहुत दूर का मतलब ये है कि जो चीज़ होना संभव नहीं है, तो इंसान कह देता है दिल्ली अभी बहुत दूर है, ठीक है। तो ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, और निजामुद्दीन औलिया ने कहा भी था, और ये वहीं जहाँ आराम फरमा रहे थे वहीं जो है इनका महल जो है धराशायी गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गला मेरा बहुत ख़राब है, पढ़ाने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे, बट 2 दिन हो गई थी तो हमने सोचा एक क्लास बना ही दें, ठीक है। तो ये है गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आपको इतना ही याद करना है। इनके बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, और इनकी जो है वो महल में अफगानपुर के लकड़ी के निर्मित, और ये निर्मित का घर कौन बनवाया हुआ था? इनका बेटा जोना खान था, अभी आप आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इनके लिए घर बनवाया हुआ था, और वो घर गिर जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने तुगलकाबाद शहर बसाया, दिल्ली में है शहर, ठीक है। तुगलकाबाद वो अभी भी है, ठीक है। इन्होंने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण भी करवाया, और इनका नाम क्या था? गाजी मलिक था, ठीक है। ये इतनी बातें आपको इनके बारे में याद करनी है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं याद करना है, ठीक है। ये हमने पॉइंट वाइज लिख भी दिया है ताकि आप नोट्स बना लो, ठीक है। आगे तुगलक वंश में कौन आएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक आएंगे, ठीक है। ये जो है ये दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे जो है वो सुल्तान थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, आप लोगों की तरह है ना, आप लोग भी तो पढ़े लिखे हैं ना।
तो ये बहुत पढ़े लिखे थे। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे इतने थे कि ये किसी की बात नहीं सुनते थे। देखिए आप कुछ भी हैं लेकिन दूसरों से राय लेना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कोई दूसरा कुछ आपको बता रहा है तो आप उसको कर ही लो, इसका ये मतलब नहीं होता है। राय मशवरा लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप सुन लो, करो ना, ये बात अलग है ना। अब आप अभी जिस क्लास में हो, अगर आपसे छोटा बच्चा 10th क्लास का या 12th क्लास का कोई भी बच्चा आएगा तो कुछ भी आपसे फीडबैक मांगेगा तो आपके पास कुछ तो तजुर्बा है ना, आप उसको बताएंगे तो 5 बात बताएंगे, एक आध बात तो उसके लायक होगी ना, समझ में तो आएगी। तो लेकिन ये थे जो है इतने पढ़े लिखे थे लेकिन किसी की बात ये सुनते नहीं थे, इसलिए इन्हें पागल भी कहा जाता था। ठीक है तो सुनना चाहिए, इंसान की बातों को सुनना चाहिए। करें चाहे आप बिल्कुल ना करें, अपने हिसाब से करें, बट सुनना चाहिए। लेकिन ये किसी की बातों को सुनते नहीं थे और ये बहुत पढ़े लिखे थे। देखिए यहाँ लगा भी हुआ है वास्तविक पढ़ा लिखा दिल्ली सुल्तान। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक है। देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक है। आपने स्टार्टिंग सबसे पहला आपने अरबों का आक्रमण जब पढ़ा होगा पहली क्लास में, हमने बताया था आपको, तो वहाँ मोहम्मद बिन तुगलक थे, मोहम्मद बिन कासिम थे। ठीक है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक हैं। ठीक है, तो ये लास्ट का ही नाम थोड़ा अंतर है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऐसा होता है एग्जाम में कि इंसान मोहम्मद बिन देखा, तुगलक नहीं देखा, कासिम नहीं देखा, ये थोड़ा अलग होता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये सबसे पढ़े लिखे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका वास्तविक नाम क्या था? जौना खान था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सर्वाधिक शिक्षित विद्वान व योग्य था। ठीक है, लेकिन ये जो है किसी की बात को ना सुनता नहीं था, बस अपना। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो दोआब, देखिए इन्होंने दोआब कर में वृद्धि की, लेकिन वृद्धि उस टाइम किया जिस टाइम वहाँ जो है क्या अकाल पड़ा हुआ था, तो गलत टाइम पे कर दिया। ठीक है, किसी की सुना ही नहीं इन्होंने, बस खुद आया दिमाग में कर दिया। तो ये इन्हें नहीं करना चाहिए, ये कर इनका चला नहीं। ठीक है, इन्हें नहीं लगाना चाहिए था, उस टाइम पे नहीं लगाना चाहिए था, उस टाइम अकाल पड़ा हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर की वृद्धि की। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने, देखिए ये जो है अपनी राजधानी दिल्ली से, ये राजधानी दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहे। दौलताबाद आपका कहाँ है? ये महाराष्ट्र साइड में पड़ता है, यहाँ कहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दिल्ली यहाँ पे है, यहाँ ऊपर मंगोल रहते थे आपके। ठीक है, यहाँ ऊपर मंगोल रहेंगे। अरे ये इंडिया मैप है, आप समझने के लिए बेहतर, यहाँ गुजरात इतना तो समझते हैं ना, तो यहाँ आपका दौलताबाद है। तो ये जो है दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद चेंज कर रहे थे, लेकिन जो है चेंज क्यों कर रहे थे? क्योंकि मंगोलों का आक्रमण उस टाइम बहुत हो रहा था, तो मंगोलों के आक्रमण की वजह से ही ये जो है चेंज कर रहे थे दिल्ली से यहाँ दौलताबाद। लेकिन दौलताबाद यहाँ आपका महाराष्ट्र वगैरह पड़ता है, तो थोड़ा ऊंची पहाड़ियाँ वगैरह थी, तो जाते टाइम बहुत सारे लोग, इनके सेनापति मर भी गए थे, तो गए नहीं, परिवर्तन नहीं कर पाए। यहाँ लिखा हुआ है ना, परंतु ये असफल रहे, चेंज नहीं कर पाए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे, लेकिन ये असफल रहे। ठीक बात है, ये महाराष्ट्र में दौलताबाद और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कहीं दौलताबाद आपका है। ठीक है, लेकिन ये असफल रहे। और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की। ठीक है, इन्हें कृषि विकास के लिए क्या एक विभाग बनाया। ठीक है, डिपार्टमेंट बनाया, कौन सा? अमीर-ए-कोही। ठीक है, तो अमीर-ए-कोही कौन सा विभाग है? कृषि विभाग, कृषि के विकास के लिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इन्हीं के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है, बहुत दूर से आया था, 700-800 पता नहीं कितना किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो है दिल्ली आया था, 7-8 हज़ार होगा, 800 होगा, ऐसा कुछ है। तो इब्न बतूता मोरक्को से तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ठीक है, काजी इसे नियुक्त किया, कौन? इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि इब्न बतूता मोरक्को भारत आया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, तो इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का जो है वो प्रचलन किया। कौन? मोहम्मद बिन
तुगलक ने, ठीक है। क्योंकि इसके पहले जो है सांकेतिक मुद्रा नहीं चलता था। संकेत का मतलब ये है, पहले का जो सिक्का होता था वो जैसे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के होते थे, है ना, तो केवल उसका ये मतलब था कि ये सिक्का सोने का है। उसके ऊपर जो सिंबल रहता है, जैसे हमारे अभी जो प्रेजेंट टाइम में चलता है, कहीं थंब बना रहता है, कहीं धान वगैरह, गेहूँ वगैरह सिक्के में बना रहता है, तो ये क्या होता है, संकेत होता है। लेकिन उस टाइम में जो है वो संकेत का उतना नहीं था, बस ये हो कि ये सिक्का सोने का है, ये सिक्का चांदी का है, ठीक है। तो इनके टाइम में, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया। क्योंकि देखिए अभी सिक्के में देखिए, कभी पहले धान वगैरह बना रहता था, है ना, 1 रुपये के सिक्के में, अब देखिए थंब बना रहता है। तो 1 रुपये में पहले गेहूँ मिलता था, अब 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता, इसीलिए अंगूठा बना रहता है ना। तो ये है, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ कब, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, ठीक है। और ये जो है, ये बंदा जो है, ये हिंदुओं का, क्योंकि ये तो मुस्लिम है, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, तो ये जो है होली त्यौहार मनाता था, ठीक है, होली त्यौहार मनाता था। ये देखिए दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक ही था जो हिंदुओं के त्यौहार में, और कौन सा त्यौहार, होली के त्यौहार में ये भाग लेता था, ठीक है। लास्ट में देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की हत्या इसके चचेरे भाई, अभी लास्ट इसके बाद कौन आएंगे, फिरोज शाह तुगलक ने कर दी, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री जब हम आपको दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किए हैं, तब देखिए कहीं इनका दामाद होगा, कहीं इनका चचेरा भाई होगा, ऐसे ऐसे दूसरे की हत्या करके अगला वंश बनता है, और अगला अगला ऐसे हम पढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप लाइन बाई लाइन पढ़ें, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएंगी, ठीक है। तो इनकी हत्या इनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने कर दी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक बात है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत पढ़े लिखे थे, और इन्हीं के शासनकाल में, एक बार आपको ये भी याद रखना है, इन्हीं के शासनकाल में आपका वो हुआ था क्या, विजयनगर और बहमनी समाज की स्थापना भी हुई थी। क्योंकि देखिए इसी में हम चाहते तो विजयनगर और बहमनी समाज भी पढ़ा देते, लेकिन ये पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, तब आपको पढ़ाएंगे, तब आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। ऐसे बीच में उसको ले आएंगे तो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि देखिए बहमनी समाज जो है, वो बहमनी समाज भी आपका यहीं कहीं नीचे था, यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ बहमनी, यहाँ विजयनगर साम्राज्य था, है ना। 1347 में बहमनी साम्राज्य था, तो 1347 लगभग इसी के करीब में आएगा। तो इसीलिए इसी में जो है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था, तो इसी के शासनकाल में ही जो है बहमनी और विजयनगर अलग हुआ था, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत ख़त्म करने के बाद, ठीक है। ये इसीलिए हमने आपको बताया, क्योंकि देखिए जो सन है इसी में मिलता जुलता है, 1347 और 1333 में, ठीक है। तो 1325 और 1351 ये बात है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे तो फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे, और एक लोग और आएंगे आपके, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक आएंगे। उसके बाद आपका तुगलक वंश खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्लास लंबी नहीं होती, देखिए बात, इतनी छोटी क्लास में आपको एक वंश इसीलिए एक ही क्लास में करा देते हैं ताकि समझ में आ जाए, नहीं तो ये क्लास आपको 2 क्लास में चीज़ें समझाई जाएंगी, बस थोड़ा लंबा समझाया जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं देखी इसीलिए हम दिखाते हैं, ताकि जो आप नोट्स बना लो, समझो उसको, ठीक है। अगर बोल देंगे तो बोली गई बातें ज़्यादा समझ में नहीं आती है ना, लिखी हुई बातें ज़्यादा समझ में आती हैं। अब देखिए तुगलक वंश में दूसरा कौन आएगा, फिरोज शाह तुगलक आएंगे, ठीक है। ये आपके फिरोज शाह तुगलक हैं, तुगलक वंश ही चल रहा है, ठीक है। ये है फिरोज शाह तुगलक। इनका शासनकाल कब से, 1351 से 1388 तक चला, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो है वो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यही जो वो बंदा था कि इन्होंने जो है वो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप पहली क्लास देखे होंगे, देखिए बार बार हम आपको इसीलिए बोलते हैं, देखिए चीज़ें रिलेट होती हैं। क्योंकि सबसे पहले जो है जजिया कर किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, ठीक है। सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, ठीक है। और उन्होंने बच्चों, बूढ़ों, विकलांगों पर जो है वो नहीं लगाया हुआ था, लेकिन जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। उसके बाद ये आपके आए फिरोज शाह तुगलक आए, है ना। फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ोगे, इसके बाद आपके अकबर आएंगे, अकबर जो है वो जजिया कर समाप्त कर देंगे। अभी ये फिरोज शाह तुगलक जजिया कर लगा रहे हैं, अकबर आएंगे, अभी आप अकबर आएंगे तो उसको पढ़ेंगे, वो जजिया कर समाप्त कर देंगे। फिर औरंगजेब आएंगे, वो जजिया कर फिर लगा देंगे। लास्ट में आपके आएंगे, अभी आप पढ़ेंगे मोहम्मद शाह रंगीला आएंगे, ये अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त कर देते हैं। उसके बाद आपका जजिया कर
नहीं लगता है। तो आपको कंफ्यूज अभी फ़िलहाल नहीं होना है, केवल आप अभी इतना जानिए। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया, उसके बाद उन्होंने जो है ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। बात समझ में आई आपको? चलें, फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बाग लगाए, ठीक है, इन्होंने बाग लगाया और 1300 नहरों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहरों की स्थापना की। नगर, क्योंकि इनका नाम जो है फिरोज शाह तुगलक है, तो ज़्यादातर इन्होंने जो भी शहर बनाया उसका नाम देखिएगा फा से स्टार्ट होता है। फिरोजाबाद हो गया है ना, फैजाबाद हुआ, जौनपुर, हिसार, ये फतेहाबाद, फिरोजपुर नामक नगर जो है वो प्रसिद्ध है। ये नगर किसने प्रसिद्ध करवाया, किसने स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने करवाई, ठीक है। और ये देखिए सल्तनत काल के सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के काल में ही थी, है ना। इनके पास दासों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें जो है अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ा, जिसे क्या कहते हैं, दीवाने बंदगान कहते हैं, है ना। ये दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की, क्योंकि दासों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। यहाँ 1,80,000 रहेगा, ठीक है, 1,80,000, ये 1,080 लिखा हुआ है, इसे आप 1,80,000 बना लीजिएगा, ठीक है, हम बता दे रहे हैं, आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। 1,80,000 रहेगा, 1,80,000, ठीक है। इतने गुलाम थे किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास। और इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनवाया, कौन सा, जिसे हम जानते हैं दीवाने बंदगान के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 लंबी नहरें भी बनवाई थी, ठीक बात है। बातें समझ में आ रही है ना? ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चीज़ों को 18 जगह से चीज़ें लाके टीचर जो पढ़ाता है ना, वो आप अलग अलग जाके सर्च करके नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि टीचर जो है वो 4-5-10 जगह से पढ़ा होता है, वो कलेक्ट करके आपको देता है कंटेंट, ठीक बात है। हाँ, इसने अपनी आत्मकथा भी जो है वो एक फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। उसने इसमें जो है अपनी आत्मकथा बताई हुई थी। क्या लिख देते हैं, नाम भी बहुत डिफिकल्ट है, क्या, फतूहात, ठीक है, फतूहात ए फिरोज शाही, ठीक बात है। इसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो हम कहाँ बता रहे थे कि दासों की संख्या इनके पास बहुत थी, ठीक है। पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या, गुलाम की संख्या तुगलक वंश में फिरोज शाह के पास थी, ठीक है। और देखिए क्या है, हमने ये बता ही दिया, दीवाने बंदगान, जिसके लिए इन्होंने दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। फिरोज शाह ने अपनी आत्मकथा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फतूहात ए फिरोज शाही लिखी थी, ठीक है। अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही, ये हमने देखा नहीं था, तो ये फतूहात ए फिरोज शाही लिखी, ठीक है। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है, 300 ज़्यादा इन्होंने शहर बनाया, और शहर भी हमने आपको बता दिया। और दान विभाग के लिए इन्होंने देखिए ऐसे कई डिपार्टमेंट बनाए हुए थे, जैसे दान के लिए दीवाने खैरात बनाया हुआ था, ठीक है। दान देना, खैरात देना, तो दान के लिए दीवाने खैरात बनाया, ठीक है। चिकित्सा के लिए दीवाने इस्तिहाक बनाया, वृद्धों के लिए बनाया। ये सारी चीज़ें उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनवाया हुआ था, ठीक है। बात समझ में आई। और एक बात आपको ये भी देखो, मासिक वेतन लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए आप अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे, देखिए पहले इल्तुतमिश थी, उनके टाइम इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश जो है वो जो है, जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उसके बदले में पैसा नहीं मिलता था, इल्तुतमिश ने क्या, ज़मीन देते थे उसके बदले में। उसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी आए, खिलजी वंश में आपने पढ़ा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते थे, वो वार्षिक वेतन देना स्टार्ट किए थे। वार्षिक में वेतन में आपको पैसा मिलता था, रुपया मिलता था। लेकिन जो तुगलक वंश है, इनके शासनकाल में ही जो है मासिक वेतन स्टार्ट हुआ, ठीक है। आपका मासिक वेतन मिलना स्टार्ट हुआ, 1 माह में वेतन मिलना स्टार्ट हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या, 1 वर्ष में वेतन मिलता था। और इल्तुतमिश के टाइम में क्या था, आपको पैसा नहीं मिलता था, ज़मीन मिलती थी, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस एक लोग आपके और आएंगे, देखिए इसके पहले एक और थे, हमने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बताया होगा, नुसरत शाह थे। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 वर्ष ही चले थे, तो क्वेश्चन यहाँ से कभी भी नहीं पूछा है किसी एग्जाम में, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसलिए इसको बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं है। हमने आपको बता दिया, बस नुसरत शाह हैं आपके, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे आपके लास्ट में,
ये गुलाम वंश के आपके आखिरी शासक थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है। ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक है, ये 1399 से 1414 तक, ठीक है। ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। बात समझ में आई आपको, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। तो ये जो है इनका भी टाइम काफ़ी टाइम तक चला नहीं, क्योंकि 1399 से 1414। या दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। बहुत सिंपल से ये भी रहते थे। इनका साम्राज्य जो है बहुत छोटा था। दिल्ली से पालम, अगर आप पालम दिल्ली आए होंगे तो दिल्ली से पालम, यहाँ हम भी जहाँ रहते हैं यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 10-15 किलोमीटर जो भी होगा, तो बहुत छोटा साम्राज्य था इनका। तो वही यहाँ कहा गया है कि इनका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक ही था, ठीक है। और इनकी वृद्धि कौन करते थे, इन्होंने ज़्यादा कुछ काम ही नहीं किया कुछ। तो इन्होंने जो है इनके टाइम में वो मंगोल आक्रमण होता था। ये तैमूर लंग कौन था, मंगोल का ही सेनापति था, है ना। तैमूर लंग मंगोल का सेनापति था। और तैमूर लंग का सेनापति कौन था, खिज्र खां था, जो आगे कौन बनेगा, सैयद वंश का कौन बनेगा, सैयद वंश का संस्थापक बनेगा, ठीक है। तो तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी, और खुद अगली क्लास में आप पढ़ेंगे वो सैयद वंश का संस्थापक बन जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। बस आपको नसीरुद्दीन महमूद तुगलक में इतना ही याद करना है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। तो ये पूरा तुगलक वंश था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, सैयद वंश। ये 14 से 51 तक चलेगा, ज़्यादा टाइम ये भी नहीं चला। उसके बाद एक वंश आपका और बचेगा, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको देखिए ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ के रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। नोट्स भी आप बना सकते हो। प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बार बार आप वीडियो देखने बैठेंगे नहीं, है ना। तो ये था दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। ये सबसे ज़्यादा टाइम तक दिल्ली सल्तनत में चला था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए लाइक शेयर कर दिया करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है तो क्लास लेने का भी मन करता है ना। ज़्यादा लोग देखते हैं तो देखने का मन भी करता है, हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो ये होता है। टेलीग्राम चैनल पे आपको ये PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताया जाता है, या जॉब कोई भी नोटिफिकेशन होता है तब आपको टेलीग्राम पे या ट्विटर X पे आपको बताया जाता है, ठीक है। तो कोई डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। देखिए हिस्ट्री ये है, ये आप किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाया नहीं जाता आपको। हिस्ट्री ये होती है, आपको कहीं कोई भी एग्ज़ाम है, ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है ना, आपको पढ़नी है, और ये कभी बदलेगा तो है नहीं। अब जैसे आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सपोज है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तो जो चीज़ें फिक्स होती हैं वो चीज़ें आपको चाहिए कि जब तक फॉर्म नहीं आ रहा है आप उसकी तैयारी करें। अब ये नहीं होता है कि जब फॉर्म आएगा तब आप तैयारी करेंगे। फॉर्म जब आएगा तब होता है आपको रिवीजन का बढ़िया टाइम अच्छा होता है, रिवीजन करेंगे तब बेहतर होता है। अब ये नहीं है फॉर्म आ गया तब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो, मैथ पढ़ने बैठ रहे हो, क्योंकि मैथ और हिस्ट्री हो गई, देखिए हिस्ट्री हो गया आपका, मैथ हो गया, हिंदी हो गई, ये सारी चीज़ें फिक्स है, ये चेंज नहीं होना। चेंज क्या होता है, कब का करंट अफेयर्स हो गया वो पढ़ना होता है ना, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। तो आपको चाहिए ये सारी चीज़ें आप तैयार रखें, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें, तभी होगा। अगर एक बार में सारा कुछ बैठ जाएंगे तो दिमाग भी स्थिर आपका रहेगा नहीं, फिर ये लोड हो जाता है ना कि हमें इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा, ये सारा कुछ होने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ें, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलेंगे हम आपको दूसरी क्लास में, जब तक